Rolle's law for non-volatile solute. Your vapor pressure of solid in liquid solution. तो इस टॉपिक में हम रॉल्स लॉ करेंगे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ। देखिए हमने क्या करना है, पिछले टॉपिक में हमने रॉल्स लॉ किया था वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ, अब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ कर रहे हैं। है ये दोनों रॉल्स लॉ ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि जो रॉल्स लॉ है इसमें जैसे कि हम जानते हैं जो सॉलिड सॉल्यूट होते हैं, हमने क्या लेना है, सॉल्यूट को, ऐसे सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल होंगे। अब उसको हम ऐड करेंगे अपने सॉल्वेंट में, तो उसकी वजह से क्या वेपर प्रेशर रहेगा एक लिक्विड का, तो वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब हम ऐड करते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में, तो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लेना है, एक जिसमें हमने हीट अप करना है अपने प्योर सॉल्वेंट को। जी हाँ, हमने प्योर सॉल्वेंट लेना है। अभी इसमें क्या है, कोई सॉल्यूट नहीं डालना है, प्योर सॉल्वेंट लिया है और उसको क्या करना है, उसका ऐड रखना है हमने एक बेल जार में। ये जो जार है ये बेल जार है। इस टाइम पे इसका ये जो है इनिशियल लेवल है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इसके लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है प्योर सॉल्वेंट की। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो हमारी डॉट डॉट लाइन्स है ये लेवल है इसका, और प्योर सॉल्वेंट के जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वो जार के अंदर ही इकट्ठा होंगे। तो हमने क्या लिया है, फिलहाल हमने कोई भी सोल्यूट नहीं लिया है, इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट लिया है। जब ये हीट होगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या हो, इसमें से वेपर्स निकलेंगे और ये जो वेपर्स होंगे ये जार में ही इकट्ठा होंगे, यानी कि ये जो बेल जार है इसके अंदर ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे जब ये हीट अप होंगे। तो इस टाइम पे जो वेपर्स इकट्ठा होंगे वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होंगे। क्यों? क्योंकि फिलहाल हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये एक प्योर फॉर्म में है। ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स जो होंगे वो जार में इकट्ठा होंगे। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया है कि जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है उस टाइम पे वेपर्स ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि सरफेस से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेक हो रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में से, और सरफेस वे से क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आके ये जार में इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ हमने क्या लिया है, एक और जार लिया है, इसमें हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें हमारा सॉल्वेंट के साथ कोई हमने सॉल्यूट डाला है, ऐसा सॉल्यूट जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि जो उड़ नहीं सकता। तो ये जो ब्लू कलर के हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसके ऊपर सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉल्यूशन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सॉल्यूट को, जो कि सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ सरफेस के ऊपर भी आएंगे, वो क्या होंगे, वो नॉन वोलेटाइल होंगे। और नॉन वोलेटाइल होने की वजह से जब ऑब्वियसली इसको भी एक बेल जार में रखा गया है और इसका जो लेवल है, जब इसे सॉल्यूट डाला है तो सॉल्यूशन बना है, इसका लेवल भी बढ़ गया है। तो जब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये जो ऊपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस कवर कर लेंगे सरफेस पर, जिसकी वजह से जो वेपर्स हैं वो कम आएंगे, यानी जब ये हीट करेंगे तो कम वेपर्स बनेंगे, तो लेस वेपर्स इसमें क्रिएट होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम यूज़ करते हैं प्योर सॉल्वेंट को तो ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन यानी कि कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो उसके सरफेस पे आ जाते हैं कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सरफेस पे आ जाते हैं जो कि वेपर्स को बाहर नहीं निकलने देते, या फिर कम वेपर्स को बाहर निकलने देते हैं, जिसकी वजह से लेस वेपर्स बनते हैं। तो ये रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ने सॉल्वेंट की जगह ले ली है, कुछ सोल्यूट पार्टिकल जो होंगे ऑक्यूपाई कर लेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की पोजीशन को,
उसके सरफेस पे, जो कि उसको उसके वेपर्स को सरफेस से बाहर आने से रोकेंगे, जिस वजह से कम वेपर प्रेशर बनेगा, लोअर वेपर प्रेशर बनेगा। तो ये ही रोल्स लॉ होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन होगा, जो यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड का बनाएंगे, जो हम इस टॉपिक में जो बनाया है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। अब देखिए इसमें हम ये जो हमारे ब्लू कलर के थे, ये हमारे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो वेपर प्रेशर होगा एक सोलवेंट का, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, एक तो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था जब हमने उसे हीट किया था, और सॉल्यूट को हमने बाद में सॉल्वेंट में डाला था। तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में, वो इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन इनटू जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, वो होगा। अब ऐसे ही अगर हम वेपर प्रेशर लेते हैं सॉल्यूशन का, हमने यहाँ पे क्या लिया है सॉल्वेंट का, हम वेपर प्रेशर लेंगे एक सॉल्वेंट का यानी सॉल्यूशन का। अब हमने क्या लिया है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो कि सेकंड जार में हमने क्या किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया था और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, या तो ग्लूकोज या यूरिया, जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो सके। अब उसकी कंट्रीब्यूशन से क्या हुआ, उसका इनिशियल लेवल तो बढ़ ही गया ऑब्वियसली, और उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर था, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो इज इक्वल टू होगा जो वेपर प्रेशर होगा सोलवेंट का इन सॉल्यूशन में। यानी कि जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो सिर्फ सोलवेंट की वजह से बन रहा था, सोल्यूट की वजह से कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल था इसी वजह से। तो इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का इज इक्वल टू होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो इसके इज इक्वल टू होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने क्या किया, इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को इसके इक्वल रख दिया। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंबल्स में लिखें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन x1 सॉल्वेंट का इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू PS अपॉन P0, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू x1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ऐसे भी तो हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि जो हमारे पास प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्योंकि हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया, उसको प्रोपोर्शनैलिटी दे दी, यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन और जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसके बीच में करेंगे। यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, तो उसी के साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का लिया है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी बढ़ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने लिया है, उसमें N2 जो मोल्स हैं वो सोल्यूट के हैं, और N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट को जो हमने डिसॉल्व किया था N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में, सोल्यूट को हमने डिसॉल्व किया था सॉल्वेंट में। तो N2 मोल्स, उसके मोल्स ले लिए हमने कि N2 मोल्स को हमने N1 मोल्स में डिसॉल्व किया है। तो मोल फ्रैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा x1 का, N1 अपॉन N2 प्लस N1 प्लस N2, यही होगा। तो अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू है PS अपॉन P0। तो हम यहाँ पे PS अपॉन P0 पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी x1 की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो इक्वेशन आई है,
इस इक्वेशन में सबसे पहले हम अलग अलग फॉर्म में इसे देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड पे। दोनों साइड में यहाँ भी 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया और इस साइड भी हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही इक्वेशन आएगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में P नोट माइनस पी एस ये जो है ये लोअरिंग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट है ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन का, ये क्वेश्चन है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, उसमें जो कंटेन होते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, ये लोअरिंग वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कंटेन होंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो इक्वल होगा किसके, जो मोल फ्रैक्शन होगा सोलवेंट का एक सॉल्यूशन में, वो होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये जो है ये मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन में। तो ये रिप्रेजेंट करता है रोल्स लॉ को। अब देखते हैं कि जो रोल्स लॉ है हेनरी लॉ के केसेस के अकॉर्डिंग स्पेशल केस हैं इनके। देखिए रोल्स जो लॉ जो होता है उसमें हमने अब किया है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है एक सोलवेंट में। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि PA वो इज इक्वल टू होगा XA इंटू पी नॉट ए के, यानी जो मोल फ्रैक्शन होगा और जो प्योर का पी नॉट ए का जो प्योर का जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर होगा PA इज इक्वल टू X नॉट XA इंटू पी नॉट ए के। अब देखिए जो वेपर प्रेशर होता है जो हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जो चाहे सोलवेंट और सॉल्यूट के जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब गैसेस के केस में क्या होता है, अगर हमने कोई गैस को हमने एज अ सॉल्यूट लिया है और लिक्विड को हमने एज अ सोलवेंट लिया है, तो गैस को लिक्विड में यानी सोल्यूट क्या है गैस को सोलवेंट यानी लिक्विड में ऐड कर दिया। तो अगर हम उसमें हेनरीज लॉ लगाते हैं तो वो होगा PA इज इक्वल टू KH XA, KH आएगा हेनरी लॉ के लिए। KH इसका कांस्टेंट होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का गैस का, यानी जो हमने गैस ली है ना एज अ सॉल्यूट, तो गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की। तो रोल्स लॉ और हेनरी लॉ ये क्या होते हैं, दोनों के कांस्टेंट अलग अलग हैं। रोल्स लॉ का कांस्टेंट है पी नॉट ए और पी नॉट बोल सकते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होगा, और हेनरी लॉ का कांस्टेंट है KH। दोनों के कांस्टेंट अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये इसके स्पेशल केस हैं हेनरी लॉज के केस में, जो रोल्स लॉ के स्पेशल केस है हेनरी लॉ के लिए। नेक्स्ट है इसकी सिमिलैरिटीज क्या है। देखिए दोनों ही जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल है वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, यानी कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसमें दोनों ही चीजें वोलेटाइल हैं, उस चीज के लिए एप्लीकेबल है। और दोनों का ही जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में पर वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के, यानी सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का उसके। तो ये इसकी सिमिलैरिटीज हैं। नेक्स्ट है डिससिमिलैरिटीज। डिससिमिलैरिटी ये है कि जो दोनों ही लॉ हैं उनकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग अलग है। रोल्स लॉ का कांस्टेंट है P नॉट, जबकि हेनरी लॉ का कांस्टेंट है KH। तो दोनों के कांस्टेंट अलग अलग हैं, ये इसकी डिससिमिलैरिटीज हैं। तो ये हमारे रोल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।